कितने तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं? करीबन 100 से ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और सबका अलग अलग काम है। ठीक है, और उनको बेसिकली अलग अलग डोमेन में कैटेगराइज किया हुआ है बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर। जैसे कि अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो जिनका काम है नर्वस सिस्टम में काम करना। जैसे कि वन ऑफ देम इज ग्लूटामेट। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे नर्वस सिस्टम का, और ये बहुत अबंडेंट फॉर्म में होता है हमारे ब्रेन में। इसका जो की रोल है वो कॉग्निटिव फंक्शन, थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी। अगर ग्लूटामेट का इम्बैलेंस होता है तो इससे अल्जाइमर डिसीज, डिमेंशिया, पार्किंसन, सीजर, फिट्स आना और इससे होगा अगर इसका कोई इम्बैलेंस होगा तो। ये जानना भी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम इस तरीके के केसेस देखेंगे तो हमें पता होगा कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, और हम अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि आप इस तरफ भी फोकस करो और इस पर्टिकुलर आप फील्ड में या इस पर्टिकुलर तरीके की थेरेपी या इस तरीके की ट्रीटमेंट लो, या इस डॉक्टर से या इस तरीके के डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए जिनका बेसिकली इस तरीके के हार्मोनल और जिस पे इनकी कमांड है, इस तरीके जो केमिकल मैसेंजर्स पे जिनकी स्टडी है, जो पढ़ते हैं ग्लूटामेट और गाबा, ग्लाइसिन, इन सब पे तो जिनको कमांड है, आप बोल सकते हो कि आप ये एक बार टेस्टिंग कराओ, डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं तो इससे पता चलेगा। तो जैसे ग्लूटामेट है, ऐसी वन मोर केमिकल मैसेंजर इज कॉल्ड गाबा। तो ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे नर्वस सिस्टम में, और ये करता है ब्रेन की कौन सी प्रॉब्लम, जैसे कि ब्रेन ब्रेन की जो एक्टिविटी है जिसमें सर्टन चीज़ों को प्रिवेंट करता है, जिसमें कि वो क्या है, एंग्जाइटी। इसका काम है एंग्जाइटी को प्रिवेंट करना, डिप्रेशन को प्रिवेंट करना, सीजर को प्रिवेंट करना। ग्लाइसिन, थर्ड है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि स्पाइनल कॉर्ड में होता है और जिसका काम है हियरिंग प्रोसेसिंग और पेन ट्रांसमिशन और मेटाबॉलिज्म, उसमें ये काम आता है। फिर एक तरह की कैटेगरी होती है मोनो अमीन न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं? ये हमारे नर्वस सिस्टम में कैसे काम करते हैं? ये हमारे कॉन्शियसनेस, कॉग्निशन, अटेंशन, इमोशन, इन पे काम करता है। और हमारे बहुत सारे जो डिसऑर्डर है नर्वस सिस्टम के, जिससे एबनॉर्मलिटी अगर मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर में होती है, तो ये बेसिकली किस पे फर्क करेगा? जिसमें कि सेरोटोनिन और हिस्टामिन। तो सेरोटोनिन क्या होता है? ये एक ट्रांसमीटर है जिसका काम है हमारे मूड को रेगुलेट करना, हमारे स्लीप पैटर्न को रेगुलेट करना, एंजाइटी, एपिटाइट, इसको रेगुलेट करना। और जो प्रॉब्लम सेरोटोनिन के इम्बैलेंस की वजह से होती है वो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फाइब्रोमाइल्जिया है, क्रोनिक पेन। तो इस तरीके का अगर अगर डॉक्टर को पता है, अगर उनकी इस पे भी कमांड है, तो वो एक स्क्रीनिंग सही कर सकते हैं, टेस्ट सही कर सकते हैं, और उसके बाद वो सही मेडिसिनल अप्रोच भी दे सकते हैं। इसलिए हमारा जानना ज़रूरी है। इस अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो मेडिकल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। थर्ड है हिस्टामिन। हिस्टामिन भी क्या है, क्या काम करता है? उसका काम भी यही है, हमारे को मोटिवेट रखना, इस तरीके का उसका काम होता है। और हिस्टामिन का इम्बैलेंस होने से अस्थमा हो सकता है। ठीक है। तो हिस्टामिन भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका इम्बैलेंस भी कहीं अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम दे सकता है। डोपामीन। अब डोपामीन काम करता है रिवॉर्ड सिस्टम पे। जैसे बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया तो उसके टीचर ने, उसके पेरेंट्स ने कुछ रिवॉर्ड रख दिया कि तुम अगर ये काम करोगे तो तुमको रिवॉर्ड मिलेगा, तो उससे डोपामीन हमारा बढ़ता है, सभी का बढ़ता है। अगर हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है तो हमें वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है। तो और डोपामीन जब बढ़ेगा, डोपामीन जब अच्छा रहेगा, डोपामीन की फंक्शनिंग अच्छी रहेगी, तो इससे हमारा फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगी, स्लीप अच्छी
मतलब नींद बहुत अच्छी आएगी। और जो इससे एसोसिएटेड डिसीज़ हैं, वो क्या हो सकती हैं? अगर डोपामाइन का इम्बैलेंस होगा तो पार्किंसन, सिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर डिसीज़, रेस्टलेसनेस, लेग सिंड्रोम होगा, एडीएचडी की प्रॉब्लम होगी। ओके। फिर डोपामाइन के बाद है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन बेसिकली क्या है? हमारी बॉडी का ये फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स पे काम करता है। किसी फियर या स्ट्रेस सिचुएशन में आके हमारा क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है, और फिर से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये स्टिमुलेट होता है, और फिर बेसिकली हमारी हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग हमारी अब नॉर्मल हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड शुगर कम ज़्यादा हो सकता है। तो एपिनेफ्रिन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जानना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। और ज़्यादा एपिनेफ्रिन होगा तो भी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ होगी, कम होगा तो भी प्रॉब्लम होगी। मतलब अनुपात में कोई चीज़ होगी, सही रेशियो में होगी तो अच्छा है, अगर कहीं ना कहीं उसका इम्बैलेंस होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इसी इसी की वजह से बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं, इसलिए इनका जानना बहुत ज़रूरी है। फिर है पेप्टाइड ट्रांस न्यूरोट्रांसमीटर है। जो पेप्टाइड्स क्या हैं? दीज आर द पॉलीमर्स और चेन्स ऑफ अमीनो एसिड। जैसे कि वन ऑफ दम इज एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स एक नेचुरल पेन रिलीवर है। दे प्ले रोल इन आर परसेप्शन ऑफ पेन। Releases of endorphin reduces pain as well as causes of feel good feeling जो होती है। तो इसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। अब न्यूरोट्रांसमीटर अगर काम नहीं करें जैसे उन्हें करना चाहिए, ठीक है, तब इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी बच्चों में। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है नर्व रिलेटेड और न्यूरोलॉजिकल, अगर हम बोलें तो? कोई भी अगर हम कोई और मेडिसिन ले रहे हैं तो वो भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को अफेक्ट कर सकता है। ज़्यादा सेरोटोनिन होगा तो भी ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ग्लूटामेट ज़्यादा हो या गाबा कम हो तो इससे भी न्यूरोलॉजिकल और सीजर और फिट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो, ये जो प्रॉब्लम मैंने बताई है तुम्हें, है ना, अब हम इसको एक डोमेन में समझेंगे और उसके बाद मैं तुम्हें केस स्टडीज़ बताता हूँ, और वो समझते हैं केस स्टडीज़ पे अप्लाई करेंगे हम वो सारे रूल्स जो भी मैं तुम्हें एस्ट्रोलॉजिकली बताऊंगा, और फिर तुम सब मतलब लगा कर